गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत। आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आज हम लोग दोस्तों अनुवांशिकी एवं जैव विकास का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जनन तंत्र पढ़ लिया था, तो उसकी भी इसमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी उस चैप्टर की। जिसने नहीं पढ़ा है तो वो उस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लें, इसके बाद फिर इस चैप्टर को पढ़ें तो अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी व जैव विकास, जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अनुवांशिकी होता क्या है। अनुवांशिकी होता क्या है? तो दोस्तों अनुवांशिकी की डेफिनेशन लिखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति व विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसे बोलते हैं? जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि वंशागति होता क्या है। तो वंशागति होता है, वंशागति वह प्रोसेस है या वह प्रक्रम है जिससे जनक के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। क्या होते हैं? जनक के जो लक्षण है वो किस में जाते हैं? संतानों में। और विविधता का मतलब होता है जनक व संतान के लक्षणों की असमानता की अवस्था। क्या? जनक व संतान के लक्षणों की असमानता की अवस्था। ठीक है, इनको समझते हैं। अभी पहले अनुवांशिकी समझते हैं होता क्या। देखो अनुवांशिकी की दूसरी डेफिनेशन लिखिए सिंपल लैंग्वेज में, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे वो क्या होंगे? आपके अनुवांशिक लक्षण। जैसे कि अगर किसी के पिताजी या माताजी का कलर जो है वो सांवला है अर्थात काला है, तो बच्चों में भी काले कलर होने की संभावना होती है। तो वो क्या है? अनुवांशिक लक्षण है वो। ठीक है, तो जैसे कि पापा जी को चश्मा लगा तो फिर किसी के बच्चे को भी चश्मा लग सकता है, तो वो क्या है? अनुवांशिक लक्षण। तो ये अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ठीक है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ये लक्षण जाते हैं तो वो क्या होता है? आपका अनुवांशिकी होता है, सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन। ठीक है, तो इधर हम समझते हैं कि अनुवांशिकी जो शब्द है वो किसने दिया? बैटसन ने दिया। किसने दिया? बैटसन ने अनुवांशिकी शब्द दिया 1905 में। ठीक, अनुवांशिकी के जो पिता हैं वो कौन है? मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी का पिता, या फिर आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विविधता के बारे में। वंशागति अपन समझ चुके हैं और अब देखते हैं कि विविधता के बारे में। विविधता होता क्या है? जैसे कि विविधता का मतलब ये है कि जनक व संतान। जनक का मतलब है इधर क्या? माता पिता से। ठीक है, संतान मतलब कि जो बेबी है उससे। तो जनक व संतान के लक्षणों की असमानता की अवस्था। लक्षणों की असमानता की अवस्था का कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो दोस्तों जैव विविधता के बारे में हम लोग जानते, विविधता के बारे में अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के पहले हमें कुछ समझना होगा। जैसे कि देखो, शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। किससे होता है? कोशिका से। और शरीर की सबसे छोटी इकाई भी किसको बोलते हैं हम? कोशिका को। तो शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे बाल हो, चाहे कान हो, चाहे त्वचा हो, चाहे नाखून हो, सब किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है आपका? ये होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या रहते हैं? गुणसूत्र। क्या रहते हैं? गुणसूत्र, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, तो गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। किससे? डीएनए प्लस प्रोटीन से क्या बना होता है? गुणसूत्र बना होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? डीएनए और प्रोटीन। अभी हम प्रोटीन की बात नहीं करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए की। ठीक है, तो गुणसूत्र समझ में आया। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, मतलब कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाएंगे। गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। ठीक, इसको हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि डीएनए, तो सीधी सिंपल सी बात है, गुणसूत्र ही हैं अनुवांशिकता के लिए जरूरी है। मतलब कि आप इधर से एक चीज़ समझ सकते हो, हम पढ़ क्या रहे हैं? गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र मनुष्य, देखो प्रत्येक जीव में एक निर्धारित गुणसूत्र होते हैं, निश्चित गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं?
23 जोड़े गुणसूत्र, अर्थात मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ठीक है, तो गुणसूत्र इन्हीं की बात चल रही है। एक कोशिका में, पूरे मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े नहीं, एक कोशिका में अगर हम नाखून की कोशिका लें, अगर नाखून की हम कोशिका लेते हैं तो इसकी एक कोशिका में कितने जोड़े रहेंगे? 23 जोड़े। चाहे हम नाक की या कान की या बाल की किसी भी की एक हम कोशिका लेंगे तो उसमें 23 जोड़े ही क्या रहेंगे? आपके गुणसूत्र रहेंगे, अर्थात क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक, लेकिन जो वृषण का काम क्या था? अपन ने पढ़ा है कि वृषण काम कर शुक्राणु का स्पर्म, अर्थात शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण करता है। इधर होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय किसका निर्माण करता है? ये करता है अंडाणु का। ठीक है, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में आपके 23 जोड़े गुणसूत्र रहते हैं, लेकिन मतलब कि 46 गुणसूत्र रहते हैं, लेकिन शुक्राणु में रहते हैं 23 और अंडाणु में भी रहते हैं 23 गुणसूत्र। इनमें कितने रहते हैं? आधे रहते हैं। 23 गुणसूत्र रहते हैं। 23 रहते हैं शुक्राणु में और 23 रहते हैं अंडाणु की कोशिका में। मतलब इन दोनों की कोशिका में कितने? 23 जोड़े, 23 जोड़े नहीं, सिर्फ 23 संख्या में 23 क्या रहते हैं? गुणसूत्र रहते हैं। और इसमें कितने रहते हैं? संख्या में 46 रहते हैं। कोई भी एक कोशिका ले लो शरीर के, उसमें कितने रहेंगे? 46 रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं इसको, देखो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि अब हम विविधता की बात करते हैं। विविधता का मतलब क्या होता है? देखो, तो विविधता या विभिन्नता 2 प्रकार की होती है मानव शरीर में। कौन कौन सी? पहला शारीरिक कोश का विभिन्नता, दूसरा जनन कोश का विभिन्नता। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि विविधता होती क्या है, विभिन्नता होता क्या है। आप देखो इसको। देखो, विभिन्नता किस प्रकार से आ सकती है? जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी कि गुणसूत्र, तो अगर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा, जैसे कि 23 शुक्राणु के पास 23 गुणसूत्र है, अंडाणु के पास 23 है, किसी कारणवश गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ी हो जाए तो क्या होगा? तो जो भी संतान पैदा होगी या बेबी जो भी जन्म लेगा, बच्चा जो भी जन्म लेगा, उसमें के गुणों में क्या आ जाएगी? विविधता आ जाएगी, अर्थात विभिन्नता आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे गाय का बछड़ा है, तो आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि गाय किसी कारणवश किसी गाय में 3 पैर आ जाते हैं, एक छोटा सा पैर अलग से लग जाता है। देखा होगा किसी गाय में 3 आंखें आ गई हैं। तो ये विविधता किस वजह से आ रही हैं? गुणसूत्रों के, अर्थात डीएनए की वजह से आता है। क्योंकि देखो, डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। तो जिस टाइप की प्रोटीन होगी उसी टाइप का क्या होगा? बॉडी का शेप बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी का शेप बनता है। जैसे कि जो अपना शेप है, जैसे कि मनुष्य का एक सामान्य शेप है कि 2 आँखें 2 नाक, जो काम कौन करता है? प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। इधर प्रोटीन क्या करता है? बॉडी का शेप प्रदान करता है। और प्रोटीन बनती किससे? डीएनए से। तो किसी कारणवश या डीएनए या गुणसूत्र में क्या आ जाएगा? परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? डीएनए की संख्या में या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो क्या आ जाएगी? जो भी बेबी जन्म लेगा तो उसके में क्या आ जाएगी? विविधता आ जाएगी, अर्थात विभिन्नता आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं कि जो है विभिन्नता है या विविधता, वो 2 प्रकार की होती है। शारीरिक कोश का विभिन्नता, दूसरी जनन कोश का विभिन्नता। तो देखो, शारीरिक कोश का विभिन्नता को इसमें क्या होते हैं? उपार्जित लक्षण। इसमें क्या होते हैं? अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब समझते हैं अभी, और अनुवांशिक का भी समझते हैं। तो पहले देखो, शारीरिक कोश का विभिन्नता क्या होती है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि शारीरिक कोश का विभिन्नता को आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, जैसे कि मान लो किसी कारणवश आपको चोट लग गई, क्या आपको पैर में चोट लग गई, तो क्या हो गया? वो उधर क्या बन गया? एक निशान बन गया। जैसे कि आप गिर पड़े और आपको घुटने में मान लो एक चोट लग गई, तो घुटने में क्या बन जाता है? निशान बन जाता है। तो जरूरी तो क्या है? ये क्या है? आपका शारीरिक कोश का विभिन्नता। शारीरिक कोश का विभिन्नता मतलब कि आपकी किसी एक कोशिका में चोट पहुंच गई, मतलब कि घुटने की कोशिका में चोट पहुंच गई, वहाँ क्या बन गया? निशान। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है जो निशान आपको चोट के कारण आपकी जीवन भर आपके शरीर में रहा है तो वो ही आपके बच्चे में पहुंच जाए। ये शारीरिक कोश का विभिन्नता जो होते हैं वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं। क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं। लेकिन जो जनन कोश का विभिन्नता होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकते हैं। जैसे कि किसी के माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे हो सकते हैं। ये क्या है? अनुवांशिक, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो जनन कोश का विभिन्नता है वो क्या होता है?
कि इसमें आपकी जो आने वाली जो संतति है उसके गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है जनन कोष का विभिन्नता की वजह से। जनन कोष का विभिन्नता की मतलब कि अनुवांशिक लक्षणों की वजह से। जैसे कि अनुवांशिक लक्षण ये है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि पिताजी हैं मान लो, तो पिताजी को अगर चश्मा लगा है तो अनुवांशिक लक्षण कहलाएगा। चश्मा लगा मतलब कि आंख पिताजी की क्या है, थोड़ी कमजोर है, तो अनुवांशिक लक्षण हो गया ये। तो एक पीढ़ी से मतलब पिताजी से कहाँ, बच्चों में भी चला जाएगा ये गुण। तो ये क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हो तो क्या हो गया, अनुवांशिकता, इसको हम बोलते हैं। लेकिन जो हमारे उपार्जित लक्षण होते हैं, उपार्जित लक्षण का जैसे कि ये कि मान लो कि आप टीचर हो और आप पढ़ाने का आपको शौक है, तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को भी पढ़ाने का शौक हो, लेकिन अनुवांशिक में ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा मान लो कि एक मनुष्य जो होता है वो मनुष्य को ही पैदा करता है, अर्थात एक आदमी या एक मतलब कि आप ऐसा मनुष्य समझ लो, मनुष्य को जन्म देता है, कुत्ता को जन्म देता है, पेड़ को जन्म देता है। ये क्या हो गया, जनन, ये अनुवांशिक गुण है। ठीक है, लेकिन शारीरिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। ठीक, देखो अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल जो है, मेंडल को हम अनुवांशिकी का क्या पिता बोलते हैं या फादर बोलते हैं। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधों का किया था। किसका, मटर के पौधे का क्या किया था, मेंडल ने प्रयोग किया था। और मटर के पौधों के 7 लक्षण कौन कौन से, मटर के जो पौधे के रंग, मटर के पौधे का क्या रंग, तने की लंबाई, बीज का स्वरूप, ये टोटल कितने 7 हैं। फूल की स्थिति, फली का स्वभाव, बीज का रंग, बीज का स्वरूप, तने की लंबाई और रंग, ये क्या 7 लक्षण ने चुने थे मटर में, कि हम इन 7 लक्षण के आधार पर वो देखना चाहते थे, क्या क्रॉस कराना चाहते थे। मतलब कि अनुवांशिक गुण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है। मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि क्या जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं तो क्या एक्सप्रेस हो सकते हैं, वो ये देखना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मटर का प्रयोग किया, मटर के पौधे का इसलिए किया था, आप इसको कि जैसे किया है ये हर 6 महीने में हो सकता था। इसका मतलब हर 6 महीने में, मतलब 1 साल में वो 2 बार प्रयोग कर सकते थे मटर के पौधे का। इस कारण उन्होंने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन किया था। ठीक है, तो मेंडल ने कुछ नियम दिए हैं, वो नियम आए हैं किसके आधार पर, जो मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस किया और द्विसंक्रिय क्रॉस। तो एक संक्रिय क्रॉस या द्विसंक्रिय क्रॉस को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रॉस होता क्या है। क्रॉस जब समझ में आ जाएगा तो आपको मेंडल के नियम और मेंडल के क्रॉस क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, क्रॉस के बारे में। क्रॉस के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं इसके लिए, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हमने देखा है कि जो कोशिका है, क्या कोशिका में केंद्रक में क्या होगा, गुणसूत्र, क्या होंगे, गुणसूत्र। और गुणसूत्र भी किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन से ये क्या बना, आपका गुणसूत्र बना। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र ही ट्रांसफर होते हैं। कैसे कि देखो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने, जैसे कि आप ये मान के चलो, ए मादा ए नर, तो नर में देखो इसमें कितने 46 गुणसूत्र, मादा में, नर में कितने 46 गुणसूत्र, या हम बोल दें 23 जोड़े। ठीक है, इनमें से देखो 22 जोड़े, या हम ऐसा बोल लो 22 जोड़े बोल लो, प्लस 2 और 22 जोड़े का मतलब क्या है, आपके पास 44 गुणसूत्र, बचे कितने 2। तो मादा में कौन से होते हैं, 2 होते हैं, XX। इसमें कितने होते हैं, 22 प्लस 2 हो गए। इधर भी देखो 22 प्लस 22 जोड़े प्लस आप 2 मान लो, इसको हम लिख सकते हैं 22 जोड़े में कितने गुणसूत्र, 44 प्लस के 2, तो नर में कौन से होते हैं, XY होता है। ठीक है, अपन लिंग निर्धारण देखते हैं कैसा होता है। तो हमने इधर ये देखा कि मनुष्य मादा में और नर में 22 जोड़े गुणसूत्र, अर्थात 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो क्या देखा कि मनुष्य में मतलब कि मादा और नर में 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, समान, अर्थात 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, समान। 22 जोड़े मतलब एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, तो 22 में कितने होंगे, 44। तो 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, समान। जो गुणसूत्र समान होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आलिंग गुणसूत्र। क्या, आलिंग
गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? आलिंग गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स, AUTO, ऑटोसोम्स। ठीक है। और जो दो अलग रहते हैं, इसमें XX है और इसमें क्या है, नर में XY है, तो इसको बोलते हैं हम लिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। वो अलिंग गुणसूत्र हैं, ये है लिंग गुणसूत्र, मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, CHROMOSOMES, क्रोमोसोम्स, क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कौन से गुणसूत्र मतलब कि नर और मादा में अलग अलग होते हैं, वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है। जो अलग अलग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। जो सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। इंग्लिश में आ सकते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा, तो सीधी सिंपल सी बात है, जो भी अनुवांशिकता में कौन से कोशिकाएं बोलो या गुणसूत्र बोलो, कौन से भाग लेते हैं? आपके लिंग हार्मोन, हार्मोन नहीं, लिंग गुणसूत्र क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जो लिंग गुणसूत्र ही भाग लेंगे, इससे हमें क्या होगा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। मतलब कि वो फीमेल होगा कि मेल होगा, वो किससे पता चलता है आपको? लिंग गुणसूत्र से। अगर लिंग गुणसूत्र अगर आपके XX हैं तो क्या होता है? अगर XX हैं तो क्या? मादा है ना, स्त्री या मादा। क्या हो गया? स्त्री या मादा। और अगर XY हैं तो क्या होगा? पुरुष होगा, अर्थात लड़का होगा। ठीक है। इधर से देख लिया हमने। जो जिस लिंग हार्मोन है, तो मादा के क्या होते हैं? XX, और पुरुष के क्या होते हैं या नर के क्या होते हैं? XY होते हैं। अब देखो क्या होगा, जब भी क्रॉस कराया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करें? क्रॉस में क्या करते हैं हम? इन गुणसूत्रों को क्या कर देते हैं? हम आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो 44 गुणसूत्र थे। कितने? 44 गुणसूत्र थे। ठीक। तो अब इधर तक पहुंच गए। इसके बाद हम क्या करेंगे? युग्मक बनाएंगे, अर्थात युग्मक बोले तो शुक्राणु बनाएंगे और अंडाणु हम लोग बनाएंगे। शुक्राणु जो हमने बताया ना कि देखो, शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ 2 कोशिकाएं ऐसी होंगी, शुक्राणु और अंडाणु, ये भी तो कोशिकाओं से मिलकर बने। तो इनकी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 23 पाए जाएंगे। तो कैसे 23? तो हम देखते हैं। जब भी हम युग्मक बनाएंगे, क्या युग्मक बनाएंगे, तो इनको क्या कर दो? हम आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 22 44 के आधे कितने हो जाएंगे? 22। और इधर से एक आ जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा? 22, और इधर से क्या आ जाएगा? x। तो ये क्या बन गए? आपके शुक्राणु या बोले तो युग्मक बन गए। क्या? युग्मक बन गए। और इधर देखो, इधर कर दो, 22 के साथ एक बार x आ जाएगा, एक युग्मक बन गया। एक 22 के साथ एक y आ जाएगा, तो ये क्या होगा? दूसरा युग्मक बन गया। तो क्या हो गए? आपके शुक्राणु हो गए। क्या हो गए? ये हैं शुक्राणु और ये हैं अंडाणु। ठीक है। अब हम देखते हैं, शुक्राणु अंडाणु जब बनता है तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी होता है। तो बेबी में लिंग निर्धारण करना है, लड़का होगा कि लड़की, तो वो डिपेंड करता है आपके गुणसूत्र से। अगर मान लो ये हो गया गुणसूत्र, अगर मान लो ए वाला गया, आप इसको ऐसे समझो, क्रॉस में बताते हैं इसको हम। देखो, इसको समझने के पहले एक चीज़ ऐसे समझ लो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि XX ये क्या हो गया? मादा हो गया या स्त्री हो गई। ठीक है। XY क्या हो गया? नर हो गया। ठीक है। अगर मान लो मादा ने अपना X गुणसूत्र दिया, क्या दिया? X गुणसूत्र दिया। ठीक। और नर ने भी क्या दिया? X गुणसूत्र दिया। तो क्या होगा? दोनों क्या होगा? XX। दोनों क्या होगा? XX हो गए, तो क्या होगा? लड़की होगी। लिंग निर्धारण हो गया। क्या होगी? लड़की होगी। अगर मादा ने X, देखो मादा के पास X ही X हैं, ये हमेशा X ही देगा, लेकिन चेंज किसका है? Y का। मादा ने X दिया और पुरुष ने क्या दिया? Y गुणसूत्र दिया, तो क्या बन गया? XY, अर्थात क्या बनेगा? या क्या होगा? लड़का होगा। तो आपने इधर से एक चीज देखी है कि इधर मादा के तो XX हैं, लेकिन लड़का होगा या लड़की, ये किसके गुणसूत्र पर निर्भर कर रहा है? ये कर रहा है पुरुष के गुणसूत्र पर। क्यों? क्योंकि लड़की का तो, जो मादा का तो हमेशा X ही दे रही है, लेकिन अगर नर ने या पुरुष ने X दिया तो भाई लड़की हो जाएगी XX होके, और अगर Y दिया तो क्या हो जाएगा? लड़का। तो ये किसके गुणसूत्र पर निर्भर होता है? मनुष्य जी होता है, नर के गुणसूत्र पर निर्भर होता है कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक है। अब वो प्रकृति या आप ये बोल दो गॉड की है कि
कौन सा युग्मक बन रहा है आपका, लड़का वाला है या लड़की वाली। जब भी देखो इधर से अपन ने देखा है कि आधे आधे हो जाते हैं, तो एक शुक्राणु ये बन गया, एक शुक्राणु युग्मक ये बन गया, एक अंडाणु युग्मक, एक अंडाणु युग्मक। अगर बार ए वाला गया, क्या ए वाला गया और ए वाला गया दोनों, तो दोनों क्या हो गए 23 इसके हैं और 23 गुणसूत्र देखो 22 और 1 23 इसके हैं, 22 और 23 इसके हैं, तो ठीक है 22 और 22 तो समान होते हैं। एक्स एक्स जब इधर जाएगा तो क्या होगा एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, और 22 दूनी क्या हो जाएंगे आपके 44 हो जाएंगे, ठीक है। तो 44 तो सेम ही होते हैं और 2 एक्स एक्स आ गया तो क्या हो गया लड़की हो गई। इधर से ए वाला गया इधर से ए वाला गया, तो 22 दूनी हो गए 44 और एक्स एक्स क्या हो गया एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इधर क्या बनेगा लड़का, इधर क्या हो जाएगा लड़का। तो हमने ये देखा है कि 23 आधे गुणसूत्र मादा के रहते हैं, आधे गुणसूत्र नर के रहते हैं, टोटल कितने बन जाते हैं 46। जो 46 गुणसूत्र जाएंगे वो पूरे बेबी में रहेंगे। इस 46 गुणसूत्र बेबी में जाने का मतलब इधर से समझ सकते हो, इसीलिए मनुष्य का बच्चा मनुष्य पैदा होता है और कुत्ते का कुत्ता, पेड़ से पेड़ पैदा होता है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या 46 किसमें होती है मनुष्य में, 46 इधर हो भी गए, 23 गए शुक्राणु के, 23 गए अंडाणु के, दोनों मिलकर क्या बना लिया एक युग्मनज बना लिया। क्या बना लिया युग्मनज या जाइगोट बना लिया। और जाइगोट से भ्रूण, भ्रूण से क्या बन जाता है बच्चा, और बच्चा में भी कितने आ गए 46, तो 46 आ गए तो क्या बन जाएगा ये मनुष्य का बच्चा पैदा होगा, ठीक है। इधर से हमने क्या समझा है, इधर से हम मनुष्य में लिंग निर्धारण समझ लिया। इसको हम क्रॉस मेथड क्या होती है इसको समझ लो पहले। क्रॉस में आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ऐसा टेबल बनाओ एक क्रॉस के लिए, ठीक, इधर मादा ले लो, इधर मादा ले लो, इधर नर लिख लो। तो इधर नर के क्या लिख लो आप युग्मक लिख लो। नर के युग्मक क्या आए थे 22 प्लस एक्स आया, क्या आया 22 प्लस एक्स। इधर क्या है 22 प्लस देखो एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, ये है नर के। और मादा के क्या है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो इधर ले लो 22 प्लस एक्स और इधर ले लो 22 प्लस एक्स। अब मिलाते हैं, देखो इसको एक बार इससे और एक बार इससे, तो जब इसको इसमें मिलाएं तो 22 दूनी कितने हो गए इसके 44 हो गए, कितने हो गए 44 प्लस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा एक्स एक्स, कैपिटल ले लेना सारे, क्या कैपिटल, ठीक, एक्स एक्स। अब इसके साथ कराओगे तो 22 22 44 और एक्स जे एक्स है और ये वाई है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो गया, ठीक है। सॉरी एक्स एक्स थे ना ये, तो एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले का करवाओ आप इससे, एक बार इस देखो पहले अपन ने इसका करवाया, इसका जोड़ो। अब इसका इससे करवाओ, क्या बना रहे हैं युग्मनज, युग्मक बना रहे हैं, जोड़े तो युग्मक तो बन गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं क्रॉस करा रहे हैं। इसका इससे कराओगे तो 22 दूनी क्या हो जाएंगे 44 और इधर है एक्स इधर है वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। जब इसका इससे कराओगे तो 22 22 44, इधर वाई तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इधर है वाई उधर है एक्स है आपका, क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो आपने इधर क्या देखा, हमने इधर देखा जो भी हमारा इधर बना है वो देखो क्या बना है 44 एक्स एक्स 44 एक्स एक्स, 44 एक्स वाई और 44 एक्स वाई, ठीक है, ए बना हमारा। तो इधर से हमने क्या देखा 44 एक्स वाई 44 एक्स वाई। तो क्रॉस कराने के बाद हमें इधर ये पता चला कि 44 एक्स एक्स का मतलब क्या होगा लड़की, 44 एक्स एक्स का मतलब क्या लड़की, और 44 एक्स वाई का मतलब लड़का, और 44 एक्स वाई का मतलब लड़का। मतलब ये है कि जब भी क्रॉस होगा तो लड़का भी पैदा हो सकता है और लड़की भी जन्म ले सकती है, ठीक है। लड़का इधर लड़की और इधर लड़का कुछ भी जन्म ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र किससे मिल जाएगा, एक्स एक्स मिल जाएगा तो लड़की हो जाएगी, एक्स वाई मिल जाएगा तो लड़का हो जाएगा। क्रॉस होता है ए, और आगे और अच्छा क्रॉस समझ में आ जाएगा आपको, देखते हैं भाई। देखो मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संक्रिय क्रॉस और द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। इनके जो मतलब एक संक्रिय क्रॉस और द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने नियम दिए 3। तो मेंडल के कितने नियम है 3, याद रखना, ठीक है। मेंडल के कौन कौन से 3 हैं, अप्रभाविता का नियम, ठीक है, दूसरा विसंयोजन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ठीक है, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो द्विसंकर क्रॉस द्वारा बना नियम, और एकल संकर क्रॉस के आधार पर विसंयोजन का नियम, और एकल संकर क्रॉस के आधार पर ही क्या द्विसंकर प्रभाविता का नियम दिया गया। इनको हम समझते हैं एक एक करके कि एकल संकर क्रॉस क्या होता है या प्रभाविता का नियम क्या होता है।
तो सबसे पहले हम एकल संकर क्रॉस की बात करते हैं। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे एवं बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया। ठीक है, वहाँ क्या होता था, क्रॉस किसके बीच करवा रहे थे, मानव लिंग जब निर्धारण जो पढ़ा था अपने मनुष्य में लिंग निर्धारण, उसमें मादा और नर के, मादा के एक्स और नर के एक्स वाई के बीच क्या करवाया था, हमने क्रॉस करवाया था। इधर जो हम क्रॉस करवाएंगे, देखो इन्हें मटर के पौधे का उपयोग किया था, तो इन्हें इधर क्या किया कि मटर का एक पौधा लिया जो क्या हो सकता है आपका लंबा हो सकता है, क्या हो सकता है, लंबा पौधा हो सकता है। एक उनने पौधा लिया कैसा, छोटा, क्या लिया, छोटा या बौना या नाटा जिसको हम बोलते हैं, छोटा पौधा लिया। ठीक है, तो इधर क्या होगा, इसमें क्या होंगे, फूल होंगे, क्या होंगे, फूल होंगे, इसमें भी क्या होगा, फूल होगा। ठीक है, अपन ने पुष्प का पार्ट पढ़ लिया है, जिनने नहीं पढ़ा है वो पहले वो वाला कंप्लीट कर लें पढ़कर। तो देखो इधर क्या होगा, इसमें क्या होता है, फूल के इधर क्या होगा आपका वर्तिका होगी। मान लो कि इस वाले पौधे से आप इस वाले पौधे पर क्या करा रहे हो, परागण की क्रिया करा रहे हो। परागण क्रिया क्या होते हैं, आपके पुष्प के नर भाग से जो आपका पराग कोश है वहाँ पराग कण बनेंगे और पराग कण कहाँ जाएंगे, वर्तिका पर, और वर्तिकाग्र पर जाएंगे। तो ये क्रिया क्या होती है, परागण। जब वो जाते हैं तो क्या होता है, प्रोसेस फिर आगे बढ़ती है और इधर सीधा वहाँ पर जाएंगे अंडाशय में, अंडाशय के बाद बीजांड में, तो फल बन जाएगा और बीज बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर तो अब आगे अपन बात करते हैं। वहाँ इधर क्या हो रहा था, आपके नर और मादा के शुक्राणु अंडाणु मिल रहे थे, और इधर भी क्या करवा रहे हैं, हम मिलवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इधर क्या देखा कि एक हम छोटा पौधा लिया और एक हमने क्या लिया, बड़ा पौधा लिया। तो देखो इनके बीच जब हम करवाएंगे, देखो बड़े लंबे पौधे के लिए हमने गुणसूत्र क्या लिए, इधर टीटी माना, इसके लिए क्या माना, टीटी माना, स्मॉल टीटी, इसके लिए कैपिटल टी। अब हम क्या करवाएंगे, इनके बीच क्या करवाया हमने, इन दोनों के बीच क्या होगा। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, इधर कृत्रिम फर्टिलाइजेशन करवाया इनके बीच, मतलब कि इधर से पराग कण लिया और इस पौधे पर छोड़ दिए। तो फिर आगे जो प्रोसेस होगी कि कैसा पौधा आएगा, क्योंकि मेंडल का प्रयोग यही तो देखना चाहता था कि जब अनुवांशिक गुण एक से दूसरे में कैसे जाते हैं जो गुणसूत्र, तो फिर क्या प्रतिक्रिया होती है वो हमें देखना है। तो हमने क्या किया, छोटे पौधे से परागकण लिए और दूसरे बड़े पौधे के फूल पर क्या दिए, डाल दिए परागकण। तो इसके बाद जो प्रोसेस हो गई वो परागण की हो गई और फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इधर क्रॉस कराते हैं हम इसको। देखो क्रॉस कराने का मतलब ये होता है कि देखो हमने उनने क्या किया, एक छोटा पौधा बड़े पौधे को के फूलों पर क्या किया, उनने फर्टिलाइजेशन करवा दिया। तो उनने देखा कि जो हमारे पेड़ बने, मतलब कि देखो पौधा पे क्या किया, परागण गए, तो परागकण जब गए तो क्या होगा, क्या होगा आपका बीज बनेगा, बीज से क्या होगा, फिर दूसरे पौधे बनेंगे। तो उन दूसरे जो पौधे बने उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो पौधे हुए वो कैसे हुए, लंबे हुए, क्या हुए, लंबे। इधर एक लंबा पौधा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था, और बाद में जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ, इससे जो बीज बने, बीज से दोबारा क्या पौधा बना, तो वो कैसे बने, सारे के सारे लंबे बने, क्या बने, सारे के सारे लंबे हुए। तो ठीक है, सारे के सारे लंबे होने का मतलब क्या है, इधर देखो उनने क्या देखा कि एक छोटा लिया, एक बड़ा लंबा पौधा लिया, उनकी उससे बीज बनाया, बीज से दोबारा पौधा बनाया। तो ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गई F1, मतलब प्रथम पीढ़ी हो गई। इस माता पिता, ये मान लो ये माता है, पिता है, इनसे क्या बना, एक बच्चा बना, तो ये क्या हो गई, प्रथम पीढ़ी हो गई, क्या हो गई, F1 या प्रथम पीढ़ी हो गई। उसने क्या देखा रिजल्ट में कि लंबे पौधे हुए। अब इसमें क्या होगा, 100 परागण होगा, क्या बोल दिया इसमें, 100 परागण होगा। 100 परागण का मतलब कि अब इसने छोटा बड़ा नहीं लिया, इसी एक ही पेड़ है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, 100 परागण कर रहे हैं। 100 परागण हमने क्या पढ़ा था, जैसे एक पेड़ है, इसमें क्या लगे हैं, फूल लगे हैं, तो इसी के ही वर्तिकाग्र पर इसके परागण निकलेंगे और इस पे ही जाएंगे। ये वाला चैप्टर आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो 100 परागण की क्रिया होगी, अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा इसके बीच। तो फिर जो रिजल्ट आया उसने ये देखा कि 75% पेड़ तो क्या हुए, बड़े हुए, बाकी 25% पेड़ क्या हुए, छोटे हुए। रिजल्ट आया, पहले उसने क्या किया था, छोटा बड़ा लिया था, तो होना क्या चाहिए था, छोटा बड़ा मिलके एक बीज का बनना चाहिए था पौधा, उनने ये सोचा। लेकिन हुआ क्या कि सारे के सारे के बड़े पौधे हो गए, क्या हो गए, बड़े के बड़े पौधे हो गए। जब वो फिर दोबारा उनका हुआ तो उनने देखा कि 75% बड़े हुए और 25% छोटे पौधे। ठीक है, 75% बड़े, 25% क्या, छोटे पौधे। कब, जब इन पौधों का स्वयं क्या होगा, परागण होगा।
ठीक। बाहर से कोई दूसरा पौधा नहीं लाए थे, इसमें खुद वही पौधे आपस में किया और उन्होंने देखा कि कुछ लंबे हुए और कुछ क्या हुए, छोटे हुए। तो ये देखो कैसे हुए, क्रॉस करा के देखते हैं अपन। क्रॉस हमने करवाया, टीटी लिया और ये लिया टीटी, ठीक है। हमने क्या किया था, जब भी नर युग्मक बना होता है आधा आधा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आधे आधे अपन क्या कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं। तो आधे आधे कर दिए तो टी कर दिया अलग, इसका आधा आधा किया तो टी हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, अब क्रॉस देखो कैसे करवाएंगे। क्रॉस के लिए अपन क्या लिखते हैं, ये मादा और इधर क्या नर, ठीक है। तो मादा के कितने हैं, टी और नर का क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। नर का क्या है, अब क्रॉस कराएं टी का कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और इसका इसके साथ करवाओगे तो क्या आएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या होगा, प्रथम पीढ़ी हुई, ठीक है। क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, इसको आप देखो। तो आपने इधर ये देखा प्रथम पीढ़ी क्या होगी, प्रथम पीढ़ी हो गई है। प्रथम पीढ़ी मतलब कि माता पिता सीधा बच्चा, अभी फिर बच्चे का बच्चा होगा, फिर वो देखते हैं। इधर क्या हुआ था, माता पिता मान लो, तो माता पिता से क्या हुआ था, बच्चा, तो सारे क्या हुए थे, लंबे। तो इधर हमने देखा कि हम रिजल्ट क्या आया, टी टी और टी और हुए क्या थे, सारे के सारे लंबे। तो देखो इधर इसका मतलब ये हुआ, तो लंबे का क्या पॉइंट था, टी जो होंगे वो लंबे पौधे और टी क्या होते हैं, बौने पौधे, स्मॉल टी। तो ठीक है, इधर हमने ये देखा सारे चारों क्या हैं, एक से हैं, क्या है, एक से हैं। और इधर क्या रिजल्ट निकला था, सारे क्या हैं, लंबे हैं। तो इधर भी क्या है, सारे एक से। तो हमने इधर देखा जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है किस पर, स्मॉल टी पर, क्या है, प्रभावी है, इसलिए क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। कैपिटल टी क्या है, प्रभावी लक्षण है, ये क्या है, प्रभावी लक्षण। और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी लक्षण, क्या, अप्रभावी लक्षण। मतलब कि टी भारी है, हावी है स्मॉल टी पर। जब कैपिटल टी स्मॉल टी पर हावी है तो क्या होगा, या प्रभावी है तो क्या होगा, लंबे। तो ए भी लंबा, इधर भी कैपिटल टी है तो ए भी लंबा, इधर भी कैपिटल टी है तो ए भी लंबा, इधर भी कैपिटल टी है तो ए भी लंबा। स्मॉल टी क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा ज़्यादा, ठीक। तो इसका हम जब प्रथम पीढ़ी को द्वितीय पीढ़ी से करवाते हैं तो इसको देखते हैं हमें। देखो अब दूसरा देखते हैं, इधर एक प्रथम पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी में क्या होगी। अब देखो इस इधर बने थे, फिर इनका क्या हुआ था, इनसे बने थे फिर ये वाले, तो अपन बनाएंगे इन वालों से। अब तो अपन फिर वही कर लो, इधर मादा लिख लो, इधर नर लिख लो, इसको बना लो आप, ठीक है। तो मादा के क्या गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो नर में भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इनसे ही बनाएंगे ना दूसरा पौधा। क्योंकि देखो इनसे इन दोनों से बनाए ए, तो इनसे बने ए, तो इनसे बनाएंगे हम ए। तो अब हम इसका करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर आप देखो, जब हम इसका करवाएंगे तो क्या होगा, देखना इसको, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इधर क्या बना था, टी बना था, चारों में क्या है, टी बना। इधर तो टी लेंगे हमने क्या लिया, मादा का भी क्या ले लिया, टी और नर का भी क्या ले लिया, टी, क्योंकि दोनों का सेम है ना। मादा और नर का क्या होगा, चारों सेम आए थे, पौधे बने थे, तो इनके गुण ले लिए हमने टी, मादा का भी टी और पुरुष का भी टी। इधर पहले से टी कैपिटल टी और स्मॉल टी दिए थे, अपने माने थे कि लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी, बौने पौधे के लिए छोटे टी। लेकिन अब सारे के सारे लंबे आए तो मतलब ए वाले गुणसूत्र आए, तो चारों के चारों क्या है, सेम है। तो सेम है, तो मादा का टी कैपिटल टी स्मॉल टी, नर का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या कि जब भी हम युग्मक बनाते हैं तो क्या करते हैं, आधी आधी कर देते हैं, तो टी और टी, इसको भी कर दिया टी और टी। अब हम क्या बनाएंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे, इधर नर कर लो, इधर नर कर लो, इधर हम मादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मादा का क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और नर का क्या है, टी और स्मॉल टी, ठीक है, ए। अब हम क्रॉस कराएंगे तो टी का कराया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी का कराया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी का कराया तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, और टी का कराया तो स्मॉल टी। तो हमने क्या रिजल्ट देखा, हमने इधर रिजल्ट देखा क्या हुआ था कि आपके 75% क्या हुए थे लंबे और 25% क्या हुए थे आपके छोटे। तो इधर देखो ये तीन देखो सेम है, मतलब क्या होंगे, लंबे ही लंबे। कैपिटल टी तो लंबा होता ही है, और टी छोटे टी पर प्रभावी होता है, तो ये भी लंबा और ये भी लंबा। तो ये क्या है आपका स्मॉल, मतलब कि छोटा पौधा। मतलब कि 75% क्या हुए थे आपके लंबे पौधे और 25% क्या हुए उसके बौने पौधे। तो ठीक है, इधर से निकल के आ गया। अगर
तो आप समझ चुके होंगे इसको कि लंबे और छोटे इधर क्यों हुए हैं और कितने परसेंट। तो इधर से हम देखेंगे, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप उदाहरण ये होता है कि जीव के, इसको लिख लो आप, जीव के वाह आकार की लक्षण, मतलब कि जो लंबे और बड़े हैं उसके आधार पर। तो लंबे कितने हुए 25%, कितने हुए, लंबे हुए थे 75%, और छोटे कितने हुए, इनका अनुपात देखें तो 25%, और अनुपात निकालेंगे तो 3:1 हो गया। तो एकल संकर में अगर पूछा जाए फिनोटाइप का रेशियो कितना है तो 3:1। वो किसके होते हैं, वह आकार की लक्षण, मतलब कि जो दिख रहा है ना लंबा और छोटा उसके आधार पर। तो 25% छोटे और 75% क्या, लंबे। एक और होता है इसमें क्या, जीनोटाइप में क्या होता है, जीन के आधार पर। तो हमने इधर जीन देखेंगे तो जीन देखो आप, तो 1 2 3 4 जीन है। तो जीन क्या है आपके, 4 जीन है। तो इधर आपने देखा है क्या, देखो इसको, तो इधर जीन में हमने क्या देखा, 4 हैं, और 4 किस प्रकार के हैं, देखो एक कैपिटल टी अलग है, ठीक है, और एक कैपिटल टी के लिए 1 लिख लो, 2 ये सेम है तो इनके लिए 2 अनुपात, और एक ए टी स्मॉल टी अलग है तो इनका अनुपात कितना होता है, 1:2:1। तो जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:3। कैसे होता है, इधर देखो, जो कैपिटल टी 1 है तो 1, जो 2 है तो 2, ए है तो 1। ये जीन के आधार पर बताना था, और पूरे जीव थे किसके, वह आकार के आधार पर। तो कितने लंबे कितने छोटे, तो लंबे थे 75%, छोटे थे 25%, और जीन के आधार पर क्या आ गया, 1:1 हो गया। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।